हे गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि जो कैश क्रेडिट और ओडी लिमिट की अगर स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए तो उनमें किन बातों का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, कैसे उनको एनालिसिस करना है उन स्टेटमेंट्स का। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट्स के बारे में कुछ बताऊंगा आपको, वो 8 10 10 15 मिनट का लेक्चर बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर मेरा कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट और ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट का डिफरेंस वाला लेक्चर नहीं लगाया है तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले प्लीज आप वो लेक्चर जरूर लगा लीजिएगा, तभी आपको ये पॉइंट्स की क्लैरिटी ज्यादा होगी कि सीसी और ओडी लिमिट होती क्या है और उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, जो इनमें कॉमन पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने हैं एनालिसिस करते टाइम, वो ये वाले हैं, और ये कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं सीसी लिमिट के केस में जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो क्या है, पहले इनको वन बाय वन हम कवर करेंगे कि कैसे ऑपरेट करता है। तो चाहे आपका कैश क्रेडिट अकाउंट है या आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, वो कैसे ऑपरेट करेगा आपका, वो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। जो आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगी, बैंक स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से कॉलम्स आपके सामने होंगे। ये आपका, जैसे आपका आ गया ट्रांजैक्शन डेट, ये वैल्यू डेट, ये पर्टिकुलर्स या जिसमें आप आपकी सारी डिटेल नरेशन आती है। ये नंबरिंग के लिए होता है, जैसे कोई चेक नंबर मेंशन करना है या कोई पर्टिकुलर सीरियल ऑर्डर कुछ मेंशन करना है। ये डेबिट यानी विड्रॉल वाली साइड, क्रेडिट डिपॉजिट वाली साइड, और ये बैलेंस। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अभी हम कौन से महीने, अभी हम जुलाई के महीने में हैं, तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक 1 जुलाई, मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को बैक ले जाता हूँ कि 30 जून को, 30 जून 2022, 30 जून 2022 को इंटरेस्ट डेबिट लगा होगा। इंटरेस्ट हर महीने के एंड में इंटरेस्ट का लगता है, ट्रू इंटरेस्ट डेबिट फॉर द मंथ ऑफ जून। मान लीजिए 50,000 का इंटरेस्ट लगा, और इंटरेस्ट डेबिट होने के बाद आपका नेगेटिव में, नेगेटिव मीन्स पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट फॉर एग्जांपल आपकी 10,50,000 रुपए लिमिट अकाउंट में है। तो कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट में मान लीजिए आपकी जो लिमिट है टोटल, वो आपकी जो लिमिट है फॉर एग्जांपल 12 लाख रुपीस की लिमिट है, सैंक्शन लिमिट। ठीक है जी। तो 12 लाख रुपीस की आपको एक क्लाइंट की लिमिट चल रही है, और इंटरेस्ट डेबिट हुआ 50,000 रुपए, जिसको डेबिट होने के बाद 10.5 लाख रुपए नेगेटिव बैलेंस, या मैं इसको इसमें डाल देता हूँ इस तरह से, नेगेटिव बैलेंस 10.5 लाख रुपए आपके लिमिट के अंदर हो गया। तो ऑब्वियसली आपकी 12 लाख रुपए तक की लिमिट है, तो आप इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2022 को टू पेमेंट ऑफ सैलरीज, फॉर एग्जांपल सैलरीज उसने पे कर दी, लेट्स से अगेन 50,000 रुपीज। तो अब उसके 11 लाख रुपए यहाँ पे पड़े हैं, करेक्ट। तो से फॉर एग्जांपल 2 जुलाई 2022 को टू सप्लायर पेमेंट, सप्लायर पेमेंट हो गई फॉर एग्जांपल से 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज की सप्लायर पेमेंट होगी, तो यहाँ पे हो गया 11,80,000 रुपीज, करेक्ट। देन 3 जुलाई 2022 को अगेन टू, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस उसने पे कर दिया 20,000 रुपीज। तो यहाँ पे 12 लाख की लिमिट यूज हो गई। तो अब ये लिमिट पूरी की पूरी फुल यूटिलाइज हो गई है, करेक्ट।
तो पूरी फुली यूटिलाइज लिमिट होने के बाद अब आप 12 लाख रुपए से ऊपर यहाँ पे ड्रॉ डाउन नहीं कर सकते। तो जब भी आप कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की लिमिट की स्टेटमेंट का एनालिसिस करें, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में फिगर फिट कर लीजिए कि भाई लिमिट की सैंक्शन अमाउंट क्या है। सीसी लिमिट में जो ड्राइंग पावर होती है क्या होता है, उसके बारे में हम रुक के आते हैं उस पॉइंट के ऊपर। पहले तो आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए स्टेटमेंट पकड़ने से पहले कि लिमिट कितनी अमाउंट की है। और जब आप लिमिट का, ये तो मैंने जस्ट एक 4 दिन की बैंकिंग बनाई है, आपके पास तो 6 महीने या 12 महीने की बैंकिंग भी हो सकती है। तो 12 महीने की बैंकिंग में सबसे पहले तो जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं लिमिट के, उन क्लोजिंग बैलेंसेस को जरूर चेक कीजिए कि भाई वो बैलेंस कभी जो है 12 लाख से ऊपर गए, 12 लाख से ज्यादा ड्राइंग हुई है कभी उस स्टेटमेंट के अंदर। तो आपको अगर वो इंस्टेंस हुए हैं ड्राइंग वाले, तो आपको इंस्टेंसेस नोट करने हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं इसी एग्जांपल में कंटिन्यू करता हूं कि 4 जुलाई 2022 को टू एनी मतलब कोई भी पेमेंट लगा लीजिए, पेमेंट हुई 20,000 रुपीज और ये चला गया 12,20,000। अब जैसे ही ये डे एंड बैलेंस 12,20,000 पे क्रॉस हुआ, तो आपको इस चीज का हिसाब लगाना शुरू करना है कि पूरे 12 महीने में ऐसा कितनी बारी हुआ और कितने दिन के लिए हुआ। देखिए, 2-3 तरह की चीजें होती है। एक तो होती है टीओडी, एक होती है एडहॉक, एक होती है इंट्राडे टीओडी। टीओडी का मतलब होता है टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट। इसमें ये एडिशनल उसको लिमिट मिलती है। जो ये टीओडी होती है, अब ये मिलती है ज्यादातर फॉर 7 डेज। मोस्टली ये 7 डेज के लिए मिलती है, ठीक है। तो नॉर्मली ये लिमिट का 10% तक होती है, 10% ऑफ द सैंक्शनड लिमिट। हर एक बैंक के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, बट कॉमन जो पार्लेंस में आते हैं वो इस तरह के नॉर्म्स आते हैं। तो जो अपनी एग्जांपल थी लास्ट वाली, उसमें क्लाइंट की 12 लाख रुपए की लिमिट थी, तो 12 लाख रुपए का 10% हुआ 1,20,000 रुपए। तो क्लाइंट 1,20,000 रुपए ज्यादा ड्रॉ डाउन कर सकता है फॉर 7 डेज। फॉर 7 डेज 1,20,000 रुपए 12 लाख से भी ऊपर ड्रॉ डाउन निकाल सकता है, यानी कि वो 13,20,000 रुपए निकाल सकता है। पर क्या ये क्लाइंट अपनी मर्जी से निकाल सकता है? जी नहीं। जब उसकी लिमिट 12 लाख के करीब पहुंचने वाली होगी, तो क्लाइंट बैंक को रिटर्न रिक्वेस्ट देगा। क्लाइंट बैंक को रिटर्न रिक्वेस्ट देगा कि भाई मेरी लिमिट 12 लाख के करीब पहुंच गई है, बट मेरे को अर्जेंट पेमेंट करनी है, मेरी कस्टमर्स से पेमेंट 3-4 दिन में आने वाली है, 5 दिन में आने वाली है, आप कृपया करके मेरे को ये 10% की एक्सेस ड्रॉइंग अलाउ कीजिए। तो बैंक जजिंग द कस्टमर की कस्टमर किस तरह का कंडक्ट वाला है, ठीक ठाक अकाउंट चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो सेटिस्फाइड होता है तो उसको वो अलाउ करता है। जनरली ये एक दिन में काम हो जाता है। तो वो 13,20,000 पे, जैसे इस एग्जांपल में मान लीजिए अगर उसने टीओडी ली होगी, तो यहाँ पे तो जैसे ये 12,20,000 पे है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे उसको चार्जेस भी पड़े होंगे टीओडी के। टीओडी के मान लीजिए 500 रुपए चार्जेस बैंक ने दे दिए, लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस की एंट्री भी डली होगी। तो पेमेंट ये 12,20,000 पे इसने 4 जुलाई को ड्रॉ डाउन कर लिए, तो 4, मैं मान लीजिए वर्किंग डे ये सारे, मैं सैटरडे संडे अवॉइड कर रहा हूँ, तो 7 वर्किंग डेज में खत्म करनी होती है। तो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7, 8, 9 और 10 तारीख तक, 10 जुलाई तक ये जो लिमिट की यूटिलाइजेशन है विद इन 12 लाख आ जानी चाहिए। तो ये अब ड्रॉ डाउन करके मान लीजिए इसने 5 जुलाई 2022 को अगेन कोई पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए की, तो अब इसकी लिमिट यूटिलाइजेशन 13,20,000 के करीब पहुंच गई है। 13,20,000 के करीब पहुंच गई है। तो अब जो इसने 1,20,000 ओवर करने का अप्रूवल लिया था, वो इसने यूज कर लिया है। तो ये काउंट कहां से होगा? जिस दिन इसने सैंक्शन करवाया, ठीक है। तो 7 डेज इसके मीटर घूमना शुरू हो गया 7 डेज का, यहां से 4 तारीख से ही। तो 10 तारीख तक जाते जाते 10 तारीख तक जाते जाते
इसको ये 13,20,000 से नीचे लेके विद इन 12 लाख लेके आना पड़ेगा। अगर ये नहीं लेके आता, अगर ये नहीं लेके आता तो दैट विल बी अ केस ऑफ ओवरड्रॉन, कि लिमिट ओवरड्रॉन हो गई है, क्लाइंट अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफिल नहीं कर पाया, और जो अमाउंट है लिमिट की, मतलब क्योंकि जो सिस्टम में लिमिट है 10 जुलाई को, जो बैकएंड पे सिस्टम कह देगा कि इसकी, देखिए ध्यान से समझिएगा, 1,20,000 पे इसको ज्यादा देना अलाउ कर दिया बैंक ने 4 जुलाई को, तो जो बैकएंड पे बैंक का सिस्टम है वो बोलेगा कि क्लाइंट की लिमिट 12 लाख नहीं 13,20,000 है, जिसमें से 1,20,000 सिर्फ 7 दिन के लिए है। तो जब ये 7 दिन पूरे हो जाएंगे ना, तो बैंक बैकएंड पे ऑटोमेटिकली इसकी सिस्टम में लिमिट जो है 12 लाख की कर देगा, 12 लाख की कर देगा। बट आपका आउटस्टैंडिंग कितना होगा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अगर उसने कम ना किया तो आउटस्टैंडिंग मान लीजिए 13,20,000 ही है, सिस्टम बता रहा है कि 12 लाख की लिमिट है, पर आउटस्टैंडिंग 13,20,000 है, तो सिस्टम ट्रिगर करेगा कि क्लाइंट ने अपनी लिमिट से ज्यादा पैसे निकाले हुए हैं, कि क्लाइंट ने अपनी लिमिट से ज्यादा पैसे निकाले हुए हैं, और 10 जुलाई तक उसको नॉक ऑफ करने थे, पर 10 जुलाई हो गई है, खत्म हो गई है, और उसके पैसे नॉक ऑफ नहीं हुए, तो वो ओवरड्रॉन का इंस्टेंस बन जाएगा, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। नेगेटिव पॉइंट माना जाता है क्योंकि बायर अपनी टाइम पे रिपेमेंट नहीं कर पाया टीओडी की, ठीक है, नेगेटिव इंस्टेंस माना जाता है, तो उसको ओवरड्यू इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाता है, ओवरड्यू पीनल इंटरेस्ट, इस तरह की चीजें उसको पड़नी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो आप जब लिमिट का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये देखना है इंस्टेंसेस कि अगर उसकी 10 लाख 12 लाख रुपए की लिमिट है तो कई कितनी बार वो लिमिट ओवर गई 12 लाख से। तो नॉर्मली जो टीओडी है वो 12 मंथ्स में 8 से 10 बार बैंक अलाउ करता है, 8 से 10 बार अलाउ करता है। अगर कोई क्लाइंट फ्रीक्वेंट टीओडीज मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है, तो ये भी नेगेटिविटी मानी जाती है एनालिसिस के टाइम पे, कि ऐसा भी क्या है क्लाइंट को कि बार बार उसको पैसे और निकालने पड़ रहे हैं अपनी सैंक्शन लिमिट, वो मतलब इतना भी डिसिप्लिन नहीं है कि विद इन द सैंक्शन लिमिट रह के अपने पैसे निकाल पाए, अपनी लिमिट यूज कर पाए, कि बार बार उसको टीओडी लेनी पड़ रही है। और अगर लेनी भी पड़ रही है तो आपको ये चेक करना है बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस में कि 4 तारीख को पेमेंट लिमिट उसकी ओवर गई थी, सैंक्शन से ऊपर गई थी, तो कितने दिन बाद विद इन द नॉर्म आई वापिस। अगर 7 डेज का देखिए नॉर्मली थंब रूल होता है, अगर वो ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो 14 तारीख को खत्म हुई है, 10 दिन लगे हैं, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि क्लाइंट अपनी टाइम पे नॉक ऑफ नहीं कर पाया। तो नॉक ऑफ नहीं कर पाया तो फिर आप क्लाइंट से पूछिए इस चीज के बारे में। अगर ऐसा एक आध बार हुआ, कोई बाई चांस उसकी पेमेंट डिले हो गई किसी कस्टमर से, कुछ इस तरह का इंस्टेंस है, फिर तो आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर इस तरह का सर्कमस्टांस नहीं था, ये फ्रिक्वेंटली ऐसी चीज हर टीओडी में हो रही है, और वो क्लाइंट हर महीने ही टीओडी लिए जा रहा है, ठीक है, हर महीने टीओडी लिए जा रहा है, और अगर उसने पिछले 12 महीने में 10 टीओडीज ली हैं जिनमें से 5-6 में डिले हुआ है, तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि क्लाइंट टाइम पे नॉक ऑफ नहीं कर पा रहा अपनी टीओडी लिमिट्स को, ठीक है। तो इसको इस वजह से टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट बोला जाता है, कि ये 7 डेज के लिए मिलती है और ज्यादातर 10% की अमाउंट की मिलती है। अडहॉक लिमिट जो होती है ये मिलती है 1 से 3 महीने तक, ये 7 डेज के लिए, ये 1 से 3 महीने तक, 2 महीने 3 महीने, मतलब 30 to 90 डेज पीरियड के लिए। इस ये थोड़ी सी बैंक ज्यादा लीवरेज वाली देता है, ये 20% ऑफ द सैंक्शन अमाउंट नॉर्मली दी जाती है, 20% ऑफ द सैंक्शन अमाउंट नॉर्मली ये एडहॉक लिमिट दी जाती है, ठीक है। तो ऑपरेट वो सिंपल टीओडी की तरह ही करती है, ठीक है। तो 20% अमाउंट की दी जाती है और 30 से 90 दिन के लिए दी जाती है, और इसका सैंक्शन लेटर भी क्लाइंट को इशू होता है, सैंक्शन लेटर भी इशू होता है क्लाइंट को बैंक की तरफ से कि भाई आपको एडहॉक दी गई है हमारी तरफ से, ठीक है। ये मैक्सिमम 2 से 3 बार साल में अलाउ की जाती है, 2 से 3 बार इन 12 मंथ्स ये अलाउ की जाती है। और एडहॉक के चार्जेस भी बैंक स्टेटमेंट में आपको डेबिट दिखेंगे कि एडहॉक चार्जेस उसने एडहॉक लिए, तो एडहॉक चार्जेस वहां पे डेबिट होंगे, उसका खर्चा वहां पे उसको लगेगा। तो जो एडहॉक लिमिट होगी, तो यहाँ पे एडहॉक चार्जेस से आपको पता लगेगा, या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 13,20,000 पे लिमिट हो गई, हालांकि आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि 12 लाख से 13,20,000 तक की गई है, तो 10% ही बढ़ी, तो नॉर्मली टीओडी का केस हो सकता है।
बट इन केस मान लीजिए आपके पकड़ में नहीं आता, तो 13,20,000 हो गई। आपने देखा कि ये लिमिट तो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, ये तो 12 लाख से ऊपर ही चल रही है। तो हो सकता है कि क्लाइंट को बैंक ने क्या किया हो, एडहॉक लिमिट दी हो। अगर एडहॉक लिमिट दी होगी तो आप क्लाइंट से उस चीज का एविडेंस मांग लीजिए, आप उससे प्रूफ मांग लीजिए अपने ऑडिट पर्पज के लिए, फाइल में अपने का आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि जो ये लिमिट यूटिलाइजेशन ओवर गई थी ये बैंक की तरफ से ऑथराइज्ड थी। एक और तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं, जो टीओडी मिलती है वो 7 डेज के लिए मिलती है। अब मान लीजिए उसकी लिमिट 13,20,000 इसने यूज की थी, टीओडी जो होगी 10 जुलाई को, बैकएंड पे बैंक सिस्टम क्या कर देगा, इसकी लिमिट 12 लाख की कर देगा, 12 लाख की कर देगा। बट इसकी यूटिलाइजेशन कितनी होगी, 13,20,000 की। तो पीछे सिस्टम में 12 लाख की लिमिट है, तो यहाँ पे बैंक इसको कोई और ड्रॉडाउन की परमिशन नहीं देगा। अब मान लीजिए इसने मैं समझाता हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब है। मान लीजिए 11 जुलाई को कोई इसकी पेमेंट रिसीव हो गई, इसको कोई पेमेंट रिसीव हो गई फॉर एग्जांपल मान लीजिए 50,000 की पेमेंट रिसीव होगी और लिमिट यूटिलाइजेशन रहेगी 12,70,000 पे। अब टीओडी का केस है तो बैकएंड पे लिमिट कितनी है, 12 लाख, बट अभी भी इसकी लिमिट 70,000 रुपए से ओवरड्यू है। अब मान लीजिए ये कहता है कि मेरे को 50,000 की पेमेंट करनी है, तो बैंक इसको पेमेंट करने ही नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि बैकएंड पे लिमिट तो 12 लाख की सेट है, इसकी ऑलरेडी ओवरड्यू में चल रही है, तो ये और उसको पैसे निकालने नहीं देगा। बट हाँ, यही अगर उसकी एडहॉक लिमिट हो जो उसको 30 दिन के लिए दी हो, तो पीछे बैकएंड पे लिमिट उसकी 13,20,000 ही सेट होगी, तो ये 12,70,000 रुपए में से 50,000 रुपया और भी दे सकता है पेमेंट। करेक्ट। तो सिंपल पीछे बैकएंड पे सिस्टम सेट होने का लॉजिक है कि क्या सिस्टम में लिमिट सेट की गई है क्लाइंट की। समझ गए आप इस चीज को। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई एडहॉक है या टीओडी है, आपको इस चीज में ध्यान देना है कि एक तो टाइमली रीपेमेंट हो रही हो, टाइमली रीपेमेंट हो रही हो। दूसरा कि नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बारी ली है उसने, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बारी हुआ है ये, कि बार बार एडहॉक टीओडी के सिर पे तो नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये अगर ऐसा है तो वो नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है एनालिसिस करते टाइम। अब इंट्राडे टीओडी क्या होती है, इंट्राडे मतलब विद इन द डे, विद इन द डे, विद इन द डे। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई क्लाइंट है, आपका बोरोवर है, ये बोरोवर है, इसने किसी को माल बेचा हुआ है, इसके जो कस्टमर्स है आगे, उन्होंने इसको चेक्स दे दिए, उन्होंने इसको चेक्स दे दिए। ठीक है, वो इसने चेक अकाउंट में लगा दिए, अकाउंट में लगा दिए चेक। ठीक है, तो अब जो चेक की क्लियरेंस, जब चेक अकाउंट में लग जाते हैं, उनका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है ना, तो वो सिस्टम में बैंक के एम्प्लॉइज को दिखने शुरू हो जाते हैं कि इसके 5 लाख रुपए के चेक आज की डेट में क्लियर होने के लिए आए हुए हैं। आज की डेट में 5 लाख रुपए के चेक क्लियर होने आए हुए हैं, मतलब 5 लाख की पेमेंट इसके खाते में चेक्स की जमा होगी, क्रेडिट होगी। मीनवाइल उसने लिमिट पूरी 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 12 लाख यूज कर रखी है और उसने किसी पर्सन को 2 लाख रुपए की अर्जेंट पेमेंट करनी है उसी दिन, सेम डे। तो आप बोलेंगे कि सर आपके लिमिट में तो पैसे ही नहीं है, मैं तो 2 लाख की पेमेंट नहीं कर सकता, मैं तो 2 लाख की पेमेंट नहीं कर सकता, आपके पास तो पैसे ही नहीं है, आपके खाते में तो पूरी की पूरी पूरी लिमिट यूज की हुई है आपने। तो आप इसके केस में इंट्रा टीओडी की अप्रूवल ले सकते हैं। इंट्रा टीओडी की अप्रूवल में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आज 4 जुलाई 2022 है, तो इंट्राडे में क्या होगा कि बैंक बोलेगा कि देखिए बैंक को इंटरनली अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी, बैंक बोलेगा कि 5 लाख रुपए के चेक इसके क्लियरिंग के लिए आए हुए हैं, वो आज क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि वो सुबह ही क्लियरिंग के लिए आ गए हैं, तो आज वो जमा हो जाएंगे शाम तक। तो मीनवाइल क्लाइंट को 2 लाख रुपए की पेमेंट अलाउ कर दीजिए, 12 लाख से मतलब 14 लाख तक का लिमिट का ओवरड्रॉन अलाउ कर दीजिए। बट क्योंकि शाम को 5 लाख रुपए क्रेडिट हो ही जाएंगे, तो जो लिमिट है वो 14 लाख से कम होके अपने आप विद इन 12 लैक्स की लिमिट में आ जाएगी। तो वो सारी कहानी 4 तारीख को ही खत्म हो जाएगी, 4 तारीख को ही लिमिट थोड़े टाइम के लिए ओवर जाएगी और 4 तारीख की शाम होने से पहले वो लिमिट वापस अपनी विद इन द लिमिट्स
आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं इंट्राडे टीओडीज। ये अपने लिए कोई सीरियस इशू नहीं होता, ये अपने लिए कोई सीरियस इशू नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल उसके जो 5 लाख रुपए की जो क्लियरिंग वाले चेक थे वो एकदम से पता लगा बाउंस हो गए और उसकी इंटरडे टीओडी में पैसे नॉक ऑफ नहीं हुए। यहाँ पे 14 लाख का बैलेंस चला गया, ये 5 लाख के चेक बाउंस हो गए सारे, और शाम को पैसे नहीं आए तो पता लगा ओवरड्यू में चला गया। फिर तो आपको दिख जाएगा स्टेटमेंट में से ओवरड्यू चार्जेस पड़े होंगे उसको। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो सर्कमस्टेंस जो कि रेयर होता है, वैसे ऐसे रिस्क होता नहीं है। इंट्राडे टीओडी अनलेस एंड अदरवाइज अपने लिए कोई रिस्कियर नहीं है कि सेम डे पैसा ड्रॉ डाउन हुआ और सेम डे नॉक ऑफ हो गया। तो ये चीज दोनों केसेस में कॉमन रहती है कि आपको टीओडी और अडहॉक के बारे में पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट का पढ़ के कि लिमिट सैंक्शन अमाउंट से कितनी बारी ओवर गया और उसका ओवर जाने का रीजन क्या था। बार बार टीओडी अडहॉक तो नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो टीओडी है या अडहॉक है या इंट्राडे है, क्या चीज है। ठीक है, तो और वो अगर टीओडी है तो वो कितने दिन में नॉक ऑफ हुई है, एडहॉक है तो वो कितने दिन में नॉक ऑफ हुई है। तो ये चीज। सेकंड आ जाता है इंटरेस्ट सर्विसिंग। देखिए इंटरेस्ट सर्विसिंग के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक लेक्चर मैंने आपके लिए स्टोर कर रखा है आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट्स का, उसमें आपको बहुत ही बारीकी से इसके बारे में पता चलेगा इंटरेस्ट सर्विसिंग के बारे में। इंटरेस्ट सर्विसिंग क्या होती है। अब कई लोग इस चीज के बारे में ना गलतफहमी में आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि 12 लाख रुपए की मेरी लिमिट है, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट डेबिट हुआ तो अभी भी मेरी लिमिट तो 10.5 ही यूज है ना, अभी भी मेरी लिमिट 10.5 ही यूज है, मैं तो विद इन द 12 ही लिमिट के घूम रहा हूं, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो विद इन द 12 लैक्स लिमिट यूज कर चुका हूं। जी नहीं, लिमिट के ऑपरेशन में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे डेबिट होगा तो आपको उस इंटरेस्ट को पेमेंट दिखाना पड़ेगा क्रेडिट एंट्री के साथ, उस इंटरेस्ट का पेमेंट आपको क्रेडिट एंट्री के साथ दिखाना पड़ेगा। तो मान लीजिए 6 जुलाई 2022 को पेमेंट क्रेडिट होती है 30,000 रुपए की, तो बैंक आपको फोन करने लग जाएगा कि सर 6 तारीख हो गई है, आपका इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ, आपका इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ, आपको फोन करने लग जाएगा और आप सोचते रह जाओगे कि यार मेरी तो लिमिट विद इन द 12 लाख ही यूज्ड है, बैंक मेरे को फोन कर करके क्यों परेशान कर रहा है। इंटरेस्ट आपको सर्व करना पड़ेगा उसी महीने, उसी महीने आपको इंटरेस्ट की सर्विसिंग पेमेंट क्रेडिट करवा के करवानी पड़ेगी। जैसे 6 जुलाई को और 7 जुलाई को भी पेमेंट आई, मान लीजिए 20,000 रुपए की, तब जाके माना जाएगा कि 7 जुलाई को आपका इंटरेस्ट क्लियर हुआ, 7 जुलाई 2022 को आपका जाके इंटरेस्ट सर्व हुआ, ये तब बैंक आपको सेटिस्फाई हुआ, तब आपका फोन छोड़ेगा बैंक। ये आपको एंट्री घुमानी पड़ेगी, चाहे आप क्या कर सकते हैं कि अपने करंट अकाउंट से कैश क्रेडिट अकाउंट में 50,000 रुपए डालिए 1 तारीख को, 1 तारीख को, और सेम चाहे 2 घंटे बाद निकाल लीजिए, एक एंट्री घुमा दीजिए इंटरेस्ट अमाउंट की, एटलीस्ट इतना काम कर दीजिए ताकि चाहे आपकी डेटर की पेमेंट ना आए, इसमें ये नहीं होता कि डेटर्स की पेमेंट ही आनी चाहिए, बस एक एंट्री घूमनी चाहिए इंटरेस्ट अमाउंट की या उससे ज्यादा अमाउंट की। ठीक है, अब ये कितने दिन में होनी चाहिए। नॉर्मली हम एज अ बैंकर जब हम किसी क्लाइंट को अंडरराइट करते हैं तो हम सोचते हैं कि 3 से 4 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ डेबिट ऑफ इंटरेस्ट, जिस दिन इंटरेस्ट डेबिट हुआ यानी 30 जून को, तो उससे 3 से 4 दिन के भीतर इसकी पेमेंट की एंट्री घूम जानी चाहिए, विद इन 3 to 4 days ऑफ फ्रॉम द डेबिट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे नॉर्मल कॉमन पार्लेंस में माना जाता है कि 7 डेज के अंदर इंटरेस्ट सर्विसिंग हो जानी चाहिए, 7 डेज के अंदर इंटरेस्ट सर्विसिंग हो जानी चाहिए। करेक्ट, तो ये चीज आपको समझ के चलनी है, इस चीज के बारे में गलतफहमी में नहीं आना कि विद इन द लिमिट ही है। करेक्ट, इंटरेस्ट सर्विसिंग वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं लिमिट यूटिलाइजेशन पे। देखिए ये टीओडी एडहॉक्स ये तो सब चीजें हैं ही, आपको क्लाइंट की जो ये बैलेंसेस है ना, कई इन बैलेंसेस का एवरेज निकालना है, इन बैलेंसेस का एवरेज निकालना है। अब जैसे आपके पास मंथ वाइज स्टेटमेंट होगी, फॉर एग्जांपल मैं 6 महीने पिक कर लेता हूँ, जनवरी 22, फरवरी 22, मार्च 22, अप्रैल 22, मई और जून। ठीक है, तो उनमें एक एक फर्स्ट डेट 1 तारीख से लेके 30 या 31 तारीख तक का महीना होता है, तो उनमें हर दिन के एंड का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, हर दिन के एंड का जो क्लोजिंग बैलेंस है
वो नोट कर लीजिए, और उन सब की एक सिंपल एवरेज निकाल लीजिए। ये आप एक्सेल में काम कर सकते हैं, आजकल परफ्यूज सिस्टम है तो मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ये सारे मान लीजिए ये सारे बैलेंसेस हैं 1 से लेके 31 तारीख तक, तो इन सबका टोटल करके डिवाइड बाय 31, तो ये आपकी जनवरी मंथ की एवरेज यूटिलाइजेशन आ गई कि जनवरी मंथ में उसने एवरेज कितनी लिमिट को यूज करके रखा, कितने परसेंट लिमिट को यूज करके रखा। सिमिलरली फरवरी के 28 दिन का टोटल लगाइए सारे बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस का, उसको डिवाइड बाय 28 कर दीजिए। सिमिलरली मार्च के, अप्रैल के और मई के, तो हर मंथ की आपके पास मंथ वाइज एवरेज यूटिलाइजेशन आ जाएगी। मंथ वाइज एवरेज यूटिलाइजेशन आपके पास आ जाएगी। तो आपको इस चीज का एनालिसिस करना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की कितने कितने परसेंट लिमिट यूटिलाइजेशन आ रही है। मान लीजिए परसेंटेज एवरेज यूटिलाइजेशन, मान लीजिए जनवरी में 50% यूज्ड है, 49% यूज्ड है, 55% यूज्ड है, 45% यूज्ड है, यहाँ पे देखा एकदम से 85% यूज्ड है, यहाँ पे 99% यूज्ड है। तो आप जुलाई के महीने में बैठे हैं, आप सोचेंगे कि यार सर आप तो लिमिट अपनी इतनी इतनी यूज कर रहे थे, एकदम से क्या हो गया कि आप इतनी ज्यादा यूज क्यों कर रहे हो लिमिट। मई और जून के महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपको लिमिट इतनी ज्यादा यूज करनी पड़ रही है। आपकी कोई पेमेंट फंस गई, या आपने कोई बल्क बाइंग की है, या आपके सप्लायर के साथ कोई पेमेंट टर्म्स चेंज हुई है। तो इस तरह से मंथ ऑन मंथ वाइज आपको एवरेज यूटिलाइजेशन का एक ट्रेंड मेंटेन करना है। फर्दर जब ये मंथ ऑन मंथ निकाल लेंगे तो इन सारे मंथ का जैसे ये टोटल लगा के 50 प्लस 49 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 85 प्लस 99 डिवाइड बाय 6, 6 महीने तो डिवाइड बाय 6, तो एक पूरा 6 मंथली जितने टाइम की आपने बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस किया उसकी भी एक सिंपल एवरेज निकाल लीजिए। तो आपको एक ऑन एन एवरेज भी पता चल जाएगा कि वो 6 मंथ्स में उसने एवरेज लिमिट को कितना परसेंट यूज किया है। ये अपने लिए क्रिटिकल है। हम मानते हैं कि अगर कोई क्लाइंट 20-30% या मतलब 30-40% यूज, फॉर एग्जांपल लेस देन 50% यूज कर रहा है लिमिट, लेस देन 50% यूज कर रहा है, तो फिर भी आप चीज ये सोच सकते हैं कि यार क्लाइंट ने 1 करोड़ रुपए मेरे से सैंक्शन करवाया हुआ है, 50 लाख से नीचे वो लिमिट यूज कर रहा है, तो वो लिमिट कम करा के 50 लाख ही कर ले जब उसको चाहिए ही नहीं लिमिट। ठीक है, तो वो कर ही क्यों रहा है। दोनों तीनों कहानियां आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि यार वो 1 करोड़ की लिमिट पे बैठा हुआ है, अभी 50 लाख तक यूज कर रहा है और मेरे से 2 करोड़ की लिमिट मांग रहा है। भाई तो पहले 1 करोड़ तो यूज कर ले, मेरे से 2 करोड़ तो बाद में मांगी हो। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट 50% से 75 या 80% तक यूज कर रहा है तो हम उसको डिसेंट मानते हैं। डिसेंट मीन्स कि चलो एज पर बिजनेस, अपने हिसाब से बिजनेस के हिसाब से यूज कर रहा है, रेदर 55 to 60% से लेके 75-80% तक यूज कर रहा है। जैसे ही उसकी यूटिलाइजेशन 80% से अबव चली जाती है ना, तो थोड़ा सा आपकी आईब्रोज रेज हो जाती हैं कि अच्छा यार ये बंदा ना बिल्कुल नेक टू नेक ही चल रहा है, मतलब लिमिट इसके पास बिल्कुल खाली नहीं है। कल को एकदम से इसको कोई सप्लायर को पेमेंट करनी पड़ जाए, कोई बड़ा ऑर्डर इसके हाथ में आ जाए, इसको कुछ करना पड़ जाए, तो ये इसके हाथ टाइट हो जाएंगे, ये फंस जाएगा। या इसके कोई डेटर्स इसको पेमेंट ना करें तो फिर तो ये बिल्कुल ही रुक जाएगा। इसके पास बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, कहने का मतलब ऑक्सीजन स्पेस नहीं है इसके पास। थोड़ा सा उसमें आईब्रोज रेज होती है। अगर मोर देन 90% यूटिलाइजेशन रहता हो, मतलब बिल्कुल ही नेक टू नेक रहता हो, फिर तो और भी आपकी आईब्रोज रेज होती है कि यार इतना ज्यादा फंसा हुआ बंदा कि 90% से ऊपर यूज कर रहा है लिमिट, और ऊपर से अगर आप उसमें ये कॉम्बो लग जाए कि वो टीओडी भी ले रहा है बार बार, एडहॉक भी ले रहा है बार बार, उनमें भी डिले कर रहा है बार बार, तो फिर तो और भी कंसर्निंग चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को पढ़िए और समझिए कि क्लाइंट किस तरह से बिजनेस कर रहा है अपना। लिमिट यूटिलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है पीनल चार्जेस या ओवरड्यू चार्जेस। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि ये टीओडी वगैरह इसने लेट नॉक ऑफ की, तो इसको उसकी रिगार्डिंग पेनल्टी पड़ सकती है, ओवरड्यू चार्जेस पड़ सकते हैं। तो जब भी बैंक स्टेटमेंट का एनालिसिस करें, पीनल चार्जेस को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। चाहे वो 10 रुपए, 15 रुपए, 100 रुपए के पीनल चार्जेस भी पड़े हों, आपका फर्ज बनता है उन चीजों को नोट करना और लिखना कि ये क्लाइंट पीनल चार्जेस दे रहा है बैंक को। पीनल तो तभी लगता है ना जब आप नॉन कंप्लायंट हो। तो ऐसा क्लाइंट जो नॉन कंप्लायंट नेचर का हो, तो आपको ऑनबोर्डिंग करते टाइम उसकी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि भाई इस क्लाइंट को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
लोगों से तो ब्याज का पैसा नहीं भरा जाता, ये तो ब्याज तो भर ही रहा है, ऊपर से पीनल इंटरेस्ट और भर रहा है, और पैसा क्या खाक कमाता होगा बिजनेस से। ठीक है, तो पीनल चार्जेस किसी भी रीजन से पड़े हों, चाहे वो उसने कोई डिले पेमेंट की है, चेक बाउंसिंग हुई है, किस वजह से भी पड़े हों, उसके बारे में जरूर उसको पकड़िए, नोटिंग कीजिए, क्लाइंट से जाके मिलके डिस्कशन कीजिए। कई बार ये होता है कि पीनल चार्जेस गलती से पड़े होते हैं और क्लाइंट खुद अवेयर नहीं होता कि मेरे को पीनल पड़ रहा है, तो वो बैंक से आपकी बात सुनने के बाद झगड़ता है सामने वाले बैंक से और उनको रिवर्स करवाता है। कई बार पीनल चार्जेस आप देखेंगे कि आज अगर 30 जून को डेबिट हुए हैं, तो मान लीजिए वो 2-3 महीने बाद रिवर्स भी हुए होते हैं, जो क्लाइंट अवेयर्ड होते हैं, जिन कई बार गलत चार्जेस ऐसे बैंक लगा देता है। तो इन चीजों के ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं, करना ही चाहिए फोकस, रेदर आई वुड से। नेक्स्ट जो चीज मैंने एक दो बार अपने करियर में की है, अब जैसे मैंने जनवरी मंथ की एवरेज निकाल ली कि भाई ये जनवरी महीने में एवरेज 50 लाख की लिमिट यूज करता है, यहाँ पे फरवरी में मान लीजिए 60 लाख की यूज करता है। अब मैंने क्लाइंट का सैंक्शन लेटर देखा, मान लीजिए क्लाइंट की लिमिट चल रही है एचडीएफसी बैंक से, मान लीजिए क्लाइंट एचडीएफसी बैंक से लिमिट चला रहा है, मैंने उसका सैंक्शन लेटर देखा, जो उसका सैंक्शन लेटर है उसके अंदर उसको 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक ने लिमिट दी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, कई बार मतलब 50 लाख की उसकी जनवरी महीने में एवरेज यूटिलाइजेशन है, मैं 50 लाख इंटू 8% इंटू 1/12, एक महीने का ब्याज, ठीक है, ये निकाल के एक एवरेज इंटरेस्ट देखता हूँ कि एवरेज इंटरेस्ट क्लाइंट का जनवरी महीने का कितना होना चाहिए। मान लीजिए मेरी कैलकुलेशन आ रही है कि एवरेज ऑन एन एवरेज जो इसका इंटरेस्ट बनता है वो 40,000 रुपए का बनता है, 40,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता है जनवरी महीने का। फिर मैंने उसकी बैंक स्टेटमेंट खोल ली, बैंक स्टेटमेंट में मैंने देखा कि 31 जनवरी को उसको ब्याज कितना लगा हुआ है। अगर तो मान लीजिए वो वही है, आसपास ही है, 35,000, 45,000, 47,000, मतलब 15-20, 10-15% के ऊपर नीचे है, क्योंकि मैंने तो एवरेज ही निकाल लिया ना, एक्यूरेट तो मैंने निकाला नहीं है डे वाइज। ठीक है, तो 10-15% के फर्क में ही है, देन तो कोई दिक्कत नहीं है, 15-20% तक भी लगा लीजिए। बट अगर बहुत फर्क है, मान लीजिए बैंक ने 31 जनवरी को 70,000 रुपये ब्याज डेबिट किया हुआ, मेरा 40,000 बन रहा है, उसका 70,000 रुपये बन रहा है ब्याज, तो भाई मेरी आईब्रोज रेज हो जाएंगी कि यार ये क्या हो गया, 70,000 रुपये का ब्याज कैसे डेबिट हो गया इस क्लाइंट को। तो कई बार कई बैंक क्या करते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है कि पीनल चार्जेस, ओवरड्यू चार्जेस की अलग एंट्री नहीं दिखाते, वो जो उसका इंटरेस्ट होता है क्लाइंट का, अगर 8% इंटरेस्ट आपको सैंक्शन लेटर में लिखा है तो उसी को बढ़ा के बैक एंड पे 10% कर देते हैं और क्लाइंट को पता भी नहीं चलता। ये 2% क्यों बढ़ाते हैं, फॉर सम पेनल्टी या ओवरड्यू, क्लाइंट को पीनलाइज करने के लिए। ठीक है, और क्लाइंट को पता भी नहीं होता कि मेरा बैक एंड पे 10% हो चुका है इंटरेस्ट, पर जब आप कैलकुलेशन बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये 10% इस तरह से हो चुका है। करेक्ट, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये चीज भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो जैसे मैंने आपको ये डे वाइज आपको सिखाया ना कि डे वाइज टोटल लगा के उनको डिवाइड बाय 31 करना। कई बार अब बैंक ना यूजली यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करते टाइम ना शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या करते हैं, हर महीने का, जैसे जनवरी महीना है उसकी 5 तारीख, 15 तारीख और 25 तारीख का बैलेंस लिख लेते हैं कि 5 तारीख के एंड में कितना लिमिट यूज था, 15 तारीख के एंड में कितना यूज था और 25 तारीख के एंड में कितना यूज था, और उनका टोटल लगा के, क्योंकि 3 ही डेट उठाई है तो डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। कई बैंक 10, 20 और 30 तारीख का उठाते हैं, तो ऐसे कई बैंक्स ने शॉर्टकट बनाए हुए हैं। बट जब मेरे पास परफ्यूज रिपोर्ट होती है, तो मैं जब बैंक का एक्सेल एनालिसिस होता है तो मैं तो सिर्फ डे वाइज पे ही उठाता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट है रेदर देन इस चीज को करने से। वो बैंक मानते हैं कि क्लाइंट की जो यूटिलाइजेशन का ट्रेंड आता है वो नॉर्मली इन्हीं तारीखों पे आता है हर महीने की, जब वो बिजनेस उसका पीक लेवल पे कर रहा होता है या मेन बिजनेस वो कर रहा होता है। करेक्ट, तो ये चीज का आपको सीसी एंड ओडी में ध्यान रखना है एनालिसिस करते टाइम। नेक्स्ट, सीसी लिमिट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको भी पता है कि लेक्चर में आपने सुना होगा सीसी ओडी वाले लेक्चर्स में, कि सीसी लिमिट के केस में क्लाइंट का स्टॉक ऑडिट होता है, उसको स्टॉक स्टेटमेंट देनी पड़ती है और उसका ड्राइंग पावर कंप्यूट होता है। ठीक है, तो अगर उसने स्टॉक स्टेटमेंट्स दी हैं, अब कई बार स्टॉक स्टेटमेंट क्या होता है कि जैसे जनवरी महीना चल रहा है, तो जब 31 जनवरी आ गई तो उसको फरवरी महीने की स्टॉक स्टेटमेंट देनी होती है, फरवरी महीने की डीपी बनाने के लिए, तो ये 31 जनवरी से विद इन 7 डेज देनी होती है।
विद इन 7 डेज देनी होती है, ठीक है, यानी कि 7 फेब तक। कई बैंक 15 फेब तक भी अलाउ करते हैं, 15 दिन भी अलाउ करते हैं, ठीक है। तो अगर क्लाइंट ये टाइम पे सबमिट नहीं करता तो नॉन कंप्लायंस स्टॉक स्टेटमेंट के ओवरड्यू चार्जेस पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के चार्जेस को पकड़िए और समझिए कि क्लाइंट भाई इतना भी डिसिप्लिन नहीं है कि अपनी स्टॉक स्टेटमेंट टाइम पे दे। अगर सामने वाले बैंक को तंग कर रहे हैं तो कल को आपको भी तंग करेगा। स्टॉक ऑडिट चार्जेस आपको पता चल जाएगा। कई बार स्टेटमेंट देख के आपको ये नहीं पता चलता कि भाई ये सीसी लिमिट है कि ओडी लिमिट है। ओडी लिमिट में तो ऑडिट होता नहीं है, ओडी लिमिट में स्टॉक स्टेटमेंट भी नहीं जाती। पर आप अगर ये चार्जेस अपनी स्टेटमेंट में लगे हुए देख रहे हैं तो दैट मीन्स आपकी सीसी लिमिट चल रही है क्लाइंट की। तो स्टॉक ऑडिट चार्जेस वहां पे दूसरा बैंक लगाता है तो वो पड़े होंगे। हालांकि स्टॉक ऑडिट चार्जेस लगे हों ये अपने लिए कोई कंसर्निंग पॉइंट नहीं होता, ये अपने लिए कंसर्निंग पॉइंट नहीं है कि स्टॉक ऑडिट के चार्जेस लग गए और ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो लगनी है, उसका रूल है कि वो तो लगनी है। नेक्स्ट अपना है ड्राइंग पावर एंड लिमिट यूटिलाइजेशन एंड ओवर ड्राइंग। अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इस शीट पे वापस आइए। अब देखिए आपके पास तो स्टॉक स्टेटमेंट बन के आई है, तो ये डाटा आपको क्लाइंट देगा। मैं आपको पिछली वीडियोस में भी समझा चुका हूँ। ये डाटा आपको क्लाइंट देगा और उसके बेस पे आप ड्राइंग पावर निकाल लेंगे उसकी, जो ऊपर फॉर्मूले के हिसाब से जो भी फॉर्मूला उसको अलाउ किया गया होगा। तो ड्राइंग पावर वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखिएगा, स्टॉक स्टेटमेंट एनालिसिस वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर होगा। तो अब अगर उस क्लाइंट की मान लीजिए 250 की लिमिट है सैंक्शन, 250 रुपए की लिमिट सैंक्शन है, तो उसकी ड्राइंग पावर तो 105 है, 157 है, 90 रुपए है, 114 रुपए है, 202 रुपए है, 127 रुपए है। तो वो ड्राइंग पावर से ज्यादा पैसे तो निकलवा ही नहीं सकता लिमिट में। ड्राइंग पावर से ज्यादा पैसे तो वो सिस्टम में से निकलवा ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि अगर उसकी क्लाइंट की जो ड्राइंग पावर है वो अगर 105 रुपए है, ठीक है, तो उस महीने में उसकी लिमिट यूटिलाइजेशन कितनी थी, उस महीने में उसने क्या 105 रुपए से ओवर लिमिट यूज की थी या नहीं की थी। अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, अगर सामने वाले बैंक में 105 रुपए की ड्राइंग पावर है तो वो ओवर यूटिलाइज कैसे कर सकता है। भाई हो सकता है कि उसने आपको गलत स्टॉक स्टेटमेंट दी हो, आपको गलत स्टॉक स्टेटमेंट दी हो डीपी बनाने के लिए, या सामने वाले बैंक बैंक के साथ उसने कोई स्टॉक स्टेटमेंट में डीपी बनाने के लिए गड़बड़ी की हो, ठीक है। तो ओवर यूटिलाइजेशन अगर उसमें ड्राइंग पावर से भी ऊपर यूटिलाइजेशन आ रही है तो ये आपका ओवरड्रॉन का केस बन जाता है। तो ये केस तो मेरे साथ बहुत बारी हो चुके हैं कि क्लाइंट की ड्राइंग पावर एज पर स्टॉक स्टेटमेंट 90 रुपए की निकल रही है, बट वो लिमिट यूज कर रहा है 110 रुपए, 120 रुपए, या तो वो अडहॉक होगा, टीओडी होगा। पर अगर वो उन दोनों में से सर्कमस्टांस नहीं है तो फिर वो ओवर यूटिलाइजेशन जा क्यों रही है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सामने वाला बैंक भी उस ओवर यूटिलाइजेशन को अलाउ कर रहा है, उसके कोई चेक बाउंस नहीं कर रहा, कोई उसको ओवर ड्राइंग नहीं कर रहा, कोई ओवर ड्यू इंटरेस्ट नहीं लगा रहा। तो ये चीजें आपके लिए कंसर्निंग और समझने वाली हैं कि अगर वो ड्राइंग पावर से ओवर यूटिलाइजेशन क्यों कर रहा है। वो तो आप यानी कि उसने तो अपना प्रमोटर मार्जिन नहीं डाला ना फिर, करेक्ट। दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर उसकी 250 की लिमिट है, अब उसने लिमिट यूटिलाइजेशन 100 रुपए की हुई है, ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है, 100 रुपए की है, तो आप क्या बोलेंगे कि उसने कितना लिमिट, वो कितने परसेंट लिमिट यूज करता है। 105 रुपए की उसकी ड्राइंग पावर है, 100 रुपए की उसने लिमिट यूज की हुई है। आप क्या बोलेंगे कि वो कितने परसेंट लिमिट यूज करता है। 100 डिवाइड बाई 250 इंटू 100, आप बोलेंगे कि 40% लिमिट यूज करता है वो। तो आप तो कंफर्टेबल हो जाएंगे प्रपोजल पे, आप तो अपने मैनेजर को बोलेंगे कि सर सारी लिमिट ही 40% यूज होती है बंदे की, ये तो बंदा ही बड़ा बढ़िया कंडक्ट वाला है, लिमिट इसको तो पैसा ही बहुत ज्यादा है, इसको तो पैसा चाहिए नहीं। भाई उसकी ड्राइंग पावर तो देखो ना, ड्राइंग पावर 105 रुपए है, तो ड्राइंग पावर से ज्यादा पैसे तो वो निकाल ही नहीं सकता। तो 100 डिवाइड बाई 105 इंटू 100 देखो ना, 95% यूटिलाइजेशन है उसकी लिमिट की। 105 रुपए की उसकी ड्राइंग पावर है, तो उससे ज्यादा तो पैसे वो निकाल ही नहीं सकता ना, उससे ज्यादा पैसे निकालने के लिए तो वो इलिजिबल है ही नहीं, ठीक है। तो हम 100 रुपए की यूटिलाइजेशन को सैंक्शन लिमिट के साथ नहीं कंपेयर करेंगे, हम उसकी ड्राइंग पावर के साथ कंपेयर करेंगे, ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट विच एवर इज लेस। समझ गए, वर्डिंग ध्यान दीजिए। लिमिट यूटिलाइजेशन जो 100 रुपए की निकालेंगे, ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो। अगर मान लीजिए उसकी ड्राइंग पावर यहाँ पे 500 की बनती है, तो आप 100 डिवाइड बाई 500 थोड़ी करेंगे, तो आप 250 से ज्यादा तो लिमिट वो ड्रॉ डाउन कर ही नहीं सकता, क्योंकि 250 तक की लिमिट सैंक्शन है, ड्राइंग पावर चाहे उसकी 1000 की बन रही हो। तो 100 डिवाइड बाई 250 करेंगे इस केस में। अगर ये 250 से नीचे होगी ड्राइंग पावर 240 होगी फॉर एग्जांपल, तो 100 डिवाइड बाई 240 करेंगे। जितनी लिमिट वो विड्रॉ डाउन कर सकता है
उस वहां तक। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है लिमिट यूटिलाइजेशन की कंप्यूटेशन के टाइम। ठीक है, तो आई होप मैंने इसमें आपको काफी पॉइंट्स क्लियर किए हैं, आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।